आज के इस वीडियो में हम तुम लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी पढ़ाएंगे। कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं कप्पा से, और कप्पा इक्वल टू हो गया 1/r L/A, और इसका यूनिट SI में SI यूनिट हम लोग दिए थे साइमन पर मीटर और MHO पर। इसको पर ओम पर मीटर भी कहा जाता है, पर ओम पर मीटर। R का यूनिट ओम है, ओम नीचे, L का यूनिट मीटर है और A का मीटर स्क्वायर है। इस तरह से हम लोग ये यूनिट पाते हैं। मटेरियल्स को कंडक्टिविटी के आधार पर जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं, उसमें सबसे पहले है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर पहला है हमारा कंडक्टर। Those substances having conductivity in between 10 to the power 4 to 10 to the power 7 Simon per meter, 10 to the power 4 to 10 to the power 7 Simon per meter। कंडक्टिविटी रेंज है, ये हमारा कंडक्टिविटी रेंज है। कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर जाता है बहुत आसानी से। वैसे सब्सटेंस जिससे करंट आसानी से फ्लो कर जाता है और उसका कंडक्टिविटी रेंज 10 to the power 4 to 10 to the power 7 साइमन पर मीटर होता है। इस क्लास में मेटल्स एंड एलॉय आते हैं। मेटल्स एंड एलॉय लगभग सारा मेटल्स और एलॉय इस क्लास में रखे गए हैं। कंडक्टर के मतलब कंडक्टर कहलाते हैं। इसमें से सिल्वर का कंडक्टेंस सबसे अधिक होता है। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। Ag इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Ag क्योंकि Ag के थ्रू बेस्ट कंडक्टर Ag के थ्रू करंट बहुत इजी वे में पास कर जाता है और इसका कंडक्टिविटी रेंज 10 to the power 4 से 10 to the power 7 साइमन पर मीटर के रेंज में है। जिन्हें इसका रेंज होता है 6.5 into 10 to the power 4 साइमन पर मीटर। सेकेंड में आता है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर ये वैसे मटेरियल्स हैं जिससे या तो करंट बिल्कुल ही पास नहीं करता है या फिर पास करता है तो बहुत ही कम, और इसका कंडक्टिविटी रेंज जो होता है
रेंज कंडक्टिविटी का ये आता है 10 टू द पावर माइनस 20 टू 10 टू द पावर माइनस 10 साइमन पर मीटर। प्लास्टिक्स एंड सिरामिक मटेरियल्स इस इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। प्लास्टिक्स एंड सिरामिक मटेरियल्स आर इंसुलेटर्स। उसके बाद थर्ड हमारा है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर थर्ड में सेमी कंडक्टर्स। इसका कंडक्टिविटी रेंज 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर 4 के बीच होता है। ये रेंज होता है कंडक्टिविटी 10 टू द पावर -4 टू 10 टू द पावर 4 साइमन पर मीटर। कहीं कहीं 10 टू द पावर -6 भी दिया हुआ रहता है। 10 टू द पावर -6 के रेंज से भी शुरू होता है। इसके अंदर सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह सब आते हैं, जिसमें कि कुछ करंट फ्लो होता है और कुछ फ्लो नहीं हो पाता है। जितना करंट हम फ्लो कराना चाहते हैं उतना नहीं होता है। इसका भी यूज हमारा सेमीकंडक्टर का डिवाइस बनाने में होता है। जैसे ट्रांजिस्टर है, फोटोडायोड है, इसमें यूज किया जाता है। इसके अलावे एक चीज और है जो सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर इसका रेसिस्टेंस 0 होता है। रेसिस्टेंस सुपर कंडक्टर का 0 होता है। दैट इज कंडक्टिविटी जो होता है इनफाइनाइट रेंज में होता है, बहुत करंट फ्लो कर जाता है। और ये 50 केल्विन टेम्परेचर तक, 150 केल्विन टेम्परेचर तक। हैविंग रेसिस्टेंस 0, हैविंग रेसिस्टेंस 0, रेसिस्टेंस 0 रेसिस्टेंस इसका होता है, या लगभग 0 के बराबर होता है। और ये मेटल्स जितने भी हैं, मेटल्स अप टू 150 केल्विन ये सुपर कंडक्टर है। सारे मेटल्स अप टू 150 केल्विन जो हैं ये सुपर कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और सुपर कंडक्टर 4 क्लास में बांटा गया है। ये हमारा मटेरियल्स जो कि 4 क्लास में बांटा गया है। अब कंडक्टर जो है, ये कंडक्टर भी 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। कंडक्टर को 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। Classification of conductors. इसमें हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स में कंडक्टर जो है 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला है मेटलिक कंडक्टर। फर्स्ट में हमारा आ गया मेटलिक कंडक्टर।
मेटल्स और उसके एलॉयज आते हैं। और इसमें जो है मेटलिक कंडक्टर में कंडक्टेंस जो होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। सब्सटेंसेस इन विच कंडक्टेंस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहा जाता है। ड्यू टू मूवमेंट of electrons, so it is also called electronic conductors, electronic conductors। चूंकि इसमें कंडक्टेंस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, इस कारण से इसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहा जाता है। जब करंट फ्लो एक छोर से दूसरे छोर की ओर होता है और करंट फ्लो कर जाता है, तब भी मेटलिक कंडक्टर में कोई भी चेंज नहीं होता है। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होने के कारण इसमें कोई चेंज नहीं होता है। देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ मेटलिक कंडक्टर आफ्टर पासिंग द करंट थ्रू। There is no any change in metallic conductors after passing electric current through the conductor। कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं होता है। There is no any change, there is no any change in metallic conductor on passing the current। Factors affecting metallic, ये कौन सा से फैक्टर है जो मेटलिक कंडक्टेंस को, मेटलिक कंडक्टेंस कहते हैं तो ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगेगा। मेटलिक कंडक्टेंस क्या क्या फैक्टर है? सबसे पहले है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स। किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये कंडक्टेंस मेटल में, मेटल के अंदर या मेटलिक कंडक्टर जो है उसमें किन किन बातों पर ये हमारा डिपेंड करता है। इस बारे में तो फर्स्ट है कि फर्स्ट हमारा है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स। इसी कारण से नेचर और स्ट्रक्चर जो है इसके कारण से किसी की कंडक्टिविटी ज़्यादा किसी की कम हो जाती है। जैसे सिल्वर का स्ट्रक्चर वैसा है जिसके कारण से उसकी कंडक्टिविटी सबसे अधिक है, और दूसरा जो मटेरियल है वो मटेरियल उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है जिसके कारण से कंडक्टिविटी उसकी कम हो जाती है। ऐसा स्ट्रक्चर में देखोगे कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से बने हुए होते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से बने हुए होते हैं, बट डायमंड इज इंसुलेटर व्हाइल ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर। तो इसमें डायमंड के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो
डायमंड में एक कार्बन से 4 नेबर कार्बन एटम जुड़ करके उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रह पाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पाता है। दूसरी ओर ग्रेफाइट में एक कार्बन से 3 नेबर कार्बन जुड़ता है और उसकी एक वैलेंसी जो है वो फ्री रह जाती है और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से ग्रेफाइट कंडक्टर हो जाता है। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स। दूसरा इसका है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, और जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे मूवमेंट उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन का होगा और कंडक्टिविटी उतनी ही अधिक हो जाएगी। इस तरह से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर भी हमारा डिपेंड करता है कंडक्टेंस। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करता है ये हमारा कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है। क्यों? ऐसा इसलिए कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण ही कंडक्टेंस होता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा और कंडक्टेंस बढ़ेगा। थर्ड नंबर है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर है, इसमें एक टेम्परेचर जो इंक्रीज करता है, क्यों क्यों कंडक्टेंस डिक्रीज करता है। करंट के फ्लो में टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण से करंट कम फ्लो होना शुरू हो जाता है और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ये हमारा मेटलिक कंडक्टर है। तो मेटलिक कंडक्टर आर दोज कंडक्टर्स इन व्हिच कंडक्टेंस is due to movement of electrons. So if number of electrons increases, then conductivity या conductance is also increased. Nature and structure of materials. Nature है, किसी किसी का नेचर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को पास होने देता है, और किसी किसी का नेचर होता है जो इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने देता है। और उसके बाद स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के विषय में तो समझा दिए कि जब फ्री वैलेंसी रहेगी तब जा करके होगा कंडक्टेंस। यदि वैलेंसी फ्री नहीं रहेगी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा और कंडक्टेंस नहीं हो पाएगा। और तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो इंक्रीज करेगा, क्यों टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है। ये सारे मेटलिक कंडक्टर्स के लिए हैं और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। अब दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइट सेकेंड में हमारा है इलेक्ट्रोलाइट। In such type of conductors, conductance is due to movement of ions. Conductance is due to movement. Conductance is due to movement of ions. दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? मेटलिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने के कारण कंडक्टेंस होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में मूवमेंट ऑफ आयंस के कारण। आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। व्हेन इट बिगिंस टू मूव देन कंडक्टेंस अपीयर। नाउ इसका एग्जांपल है हमारा कि
एसिड, बेस, सॉल्ट, ये यदि सॉलिड स्टेट में रहते हैं, कंडक्टर्स यदि सॉलिड स्टेट में रहते हैं तो इसमें की कंडक्टिविटी नहीं होती है, यह कंडक्टर की तरह एक्ट नहीं करता है। लेकिन यदि यह मोल्टेन स्टेट में रहता है, मोल्टेन स्टेट में आयन फ्री टू मूव हो जाता है। इसके कारण से मोल्टेन स्टेट में चूंकि आयन मूव करने लगता है, इस कारण से मोल्टेन स्टेट में कंडक्टेंस इसका होने लगता है। लेकिन सॉलिड स्टेट में चूंकि पार्टिकल्स या आयन जो है वो मूव नहीं कर पाते हैं, इस कारण से सॉलिड स्टेट में ये कंडक्टेंस नहीं कर पाता है, कंडक्टर नहीं कहलाता है। उस टाइम में कंडक्टर ये नहीं है, ये सिर्फ मोल्टेन स्टेट में ही कंडक्टेंस कर सकता है। दूसरा केस इसका है, यदि एक्वस सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन के केस में भी ये कंडक्टर होता है। एक्वस सॉल्यूशन में भी आयन इसका मूव कर पाता है, इस कारण से ये कंडक्टर की तरह तो इट्स कंडक्टेंस is only in either molten state or in aqueous solution। क्यों होता है? तो मोल्टेन स्टेट में लिक्विड स्टेट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में आयन मूव कर पाता है, इस कारण से कंडक्टेंस इसका हो पाता है। और एक्वस सॉल्यूशन जब तैयार करते हैं उस समय भी इसके आयन का मूवमेंट होने लगता है, इस कारण से यह कर लेता है। अब देखो वाटर जो है, प्योर वाटर, उस वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इवन बहुत कम लेकिन करता है। जब हम इसका आखिर वाटर प्योर स्टेट में क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? तो प्योर स्टेट में वाटर में थोड़े अमाउंट में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट करते हैं और उसका कंसंट्रेशन रहता है 1 × 10⁻⁷ m। इसके कारण ये हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयन जो कंसंट्रेशन रहता है वाटर में 1 × 10⁻⁷ रहता है, ये भी आयन है और इसमें मूवमेंट होता है वाटर में, जिस कारण से वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इवन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम होता है। लेकिन जब वाटर में कोई हम इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व करा देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व कराने के बाद वह ऑन आयन फर्निश्ड करता है, नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज कर जाता है। नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज करने के साथ साथ उसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि आयन का मूवमेंट अधिक होना शुरू हो जाता है। इसका एक फैक्टर बता देता हूँ, फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। Factors affecting electromagnetic फर्स्ट में है हमारा
स्लो हो जाता है और कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड में है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड जिसमें डिजॉल्व कराए हैं एंड इट्स विस्कोसिटी। विस्कोसिटी फ्लो करने का है, जितना विस्कस लिक्विड होगा उतना कम कंडक्टेंस हो जाएगा। इसका कारण है विस्कस होने का मतलब है स्लो मूवमेंट। जब लिक्विड का मूवमेंट स्लो हो जाएगा तो आयन का मूवमेंट ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा और वो घट जाएगा। थर्ड में है सॉल्वेशन ऑफ आयंस। ये सॉल्वेशन के विषय में तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं हम थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में कि वाटर के साथ जो इसका अटैचमेंट होता है उसमें कितनी एनर्जी निकलती है। चौथा है हमारा टेम्परेचर। इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यों ज्यों इंक्रीज करता है लिक्विड पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्ट हो जाता है और इसका कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाता है। नेचर एंड साइज ऑफ आयंस। नेचर ऑफ लिक्विड एंड इट्स विस्कोसिटी, सॉल्वेशन ऑफ आयंस एंड टेम्परेचर are the factors which affect the conductance of an electrolytic solution. ये आज का बस इतना ही। अब दूसरी क्लास में